गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को पता है एमपीपीएससी की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें आपको सभी वीडियो फ्री दिए जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक इसको विस्तारित करें। चलिए हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी में आपके कुछ चीज़ें हो चुकी है। हमने वादा किया था अगली क्लास में हम जलवायु लेके आएंगे, तो हम शुरुआत करते हैं भारत की जलवायु। ठीक है, और जब मैं जलवायु की बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत की जलवायु, और जलवायु होती क्या है। ठीक है, तो आप पढ़ोगे जलवायु होती क्या है, तो मौसम की दीर्घावधि क्या कहलाती है, आपकी जलवायु कहलाती है। मौसम की दीर्घावधि क्या कहलाती है, जलवायु। और मौसम क्या होता है, तो आप सभी पढ़ते हो कि ताप दाब वर्षण की जो अल्पकालिक अवधि होती है उसी को हम मौसम कहते हैं। ताप दाब और वर्षण की अल्पकालिक अवधि को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसलिए आप सभी दैनिक दिनचर्या में आप बोलते हो कि आज का मौसम खराब है, न कि बोलते हो आज की जलवायु खराब है। क्यों? क्योंकि वो अल्प अवधि होती है, और जब यही अवधि बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो वही आपकी क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ताप दाब वर्षण की अल्पावधि क्या कहलाती है, मौसम, और इसकी मौसम की दीर्घावधि क्या कहलाती है, आपके जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और आप पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु, और भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं तो हम भारत के संदर्भ की बात करेंगे। ठीक है, और भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत की जलवायु होती कैसी है, तो आप सबने पढ़ा होगा पहले या एनसीईआरटी में कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत उष्णकटिबंध के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मुख्य रूप से इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय। और मानसूनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मानसूनी हवाएं चलती है। और मानसूनी हवाएं होती कैसी है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि मानसूनी हवाएं एक सामयिक पवनों का ही प्रकार है। किसका ही प्रकार है, सामयिक पवनों का ही प्रकार है, जो समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, और या फिर ये कह सकते हैं ये जल समीर और स्थल समीर का ही बृहद रूप है। जल समीर स्थल समीर दैनिक मतलब रोज चलते हैं, शाम और सुबह मतलब दिन और रात में चलते हैं, जबकि जो मानसूनी पवनें हैं वो 6 महीने उसी दिशा में चलती है जैसे जल समीर स्थल समीर चलती है। जब सागर से स्थल की ओर चलती है तो जल समीर या सागर समीर कहलाती है, जब स्थल से सागर की ओर जाती है तो स्थल समीर कहलाती है। ऐसे कैसे मानसूनी पवनें भी सागर से स्थल की ओर 6 महीने के लिए चलेगी, और फिर स्थल से सागर की ओर कितने महीने के लिए चलेगी, 6 महीने के लिए। और 6 महीने को हम बोलेंगे ऋतुवत। क्या बोलेंगे, ऋतुवत। क्यों? जब भारत में ग्रीष्म ऋतु आएगी तो ये सागर से स्थल की ओर चलेगी, और जब शीत ऋतु आएगी तो स्थल से सागर की ओर चलेगी। और इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में ऊपर की ओर क्यों चलती है और शीत ऋतु में नीचे की ओर क्यों चलती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और ये मानसून शब्द आपके भारतीय शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है आपके, और इसका वास्तविक अर्थ जो या हिंदी अर्थ होता है हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन। देखो, हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन, और हवाओं मतलब मुख्य रूप से पवनों की बात कर रहा हूँ मैं, और पवनों में भी कौन सी बात कर रहा हूँ, मानसूनी। ठीक है, तो ये हवाएं मौसम के अनुसार बदलती है, इसीलिए मानसूनी पवनें कहलाती है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें पर्याप्त प्रत्यावर्तन कैसे होता है, तो ये देखोगे आप ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में ये सागर से स्थल की ओर चलेगी, और शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर चलेगी। और जब ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर आएगी तो आप दिशा देख रहे होंगे मैप में। ठीक है, ये आपके अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी इधर से ऊपर की ओर आ रही है, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर से ऊपर की ओर आ रही है, उत्तर पूर्व की ओर। इसलिए इसी को हम दक्षिण पश्चिम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब ग्रीष्म काल में आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून, क्योंकि हवाएं सागर से ऊपर की ओर चल रही, देखो सारी की सारी।
ठीक है, और यही दिशा है इनकी। और जब शीतकाल आ जाएगा तो शीतकाल में हवाएं देखोगे नीचे जाने लगी है वापिस, और जब नीचे जाने लगेगी तो उत्तर पूर्व से इनकी दिशा किधर हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की ओर, और इसी को हम शीतकालीन मानसून बोलेंगे या उत्तर पूर्वी मानसून बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वास्तव में मानसून शब्द जो है क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, और आप पढ़ोगे इस अरबी भाषा का हिंदी अर्थ क्या होता है आपके, हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन। क्या होता है, हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, भारत की जलवायु को या मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो आप पढ़ोगे मानसून को या भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में सर्वप्रमुख कारक कौन सा है, अक्षांशीय स्थिति। कौन सा है आपका, अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांशीय स्थिति कैसे, तो भारत, आप सभी पता है आप सभी को कि हम सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत में जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु के लिए भी जिम्मेदार है, और भारत के की इसी स्थिति के कारण ये आपके मौसमी या मानसूनी पवनों का क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो पहला कारक हो गया अक्षांशीय विस्तार। दूसरा कारक पढ़ेंगे हम हिमालय। कौन सा कारक पढ़ेंगे हम, हिमालय। हिमालय को भारत का जलवायु नियंत्रक कहा गया है। क्यों कहा गया जलवायु नियंत्रक, ये क्या करता है, आपके जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून या अरब सागर हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं भारत में स्थल की ओर आती है, तो ये इन हवाओं को उत्तर दिशा में पूरी तरह से रोक देता है आगे जाने से, और रोक देता है और पूरे भारत में क्या कराता है, वर्षा कराने में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए इसको भारत की जलवायु का नियंत्रक कहा गया, अच्छे से याद रखना है। तो भारत की जलवायु को या मानसून को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक कौन सा हो गया, आपके हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है, फिर आपके अगला कारक कौन सा है, तिब्बत का पठार। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तिब्बत का पठार कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है, तो फिर मैप में देखोगे आप तो ये देखो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, और ये क्या करता है, ये जब ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हवाएं जो थी वो हवाएं यहाँ से उठेगी और आपके मेडागास्कर के समीप उतरेगी, और कौन सी हवाएं होती है, वो ऊपर की ओर चलती है, और जब हवाएं ऊपर की ओर चलती है तो उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है, और जब धरातल पे चलती है तो पवन कहा जाता है। तो वो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, जेट स्ट्रीम। और आगे पढ़ेंगे हम कौन सी, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, और यह जेट स्ट्रीम आपके क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इसलिए कहीं ना कहीं तिब्बत का पठार भी भारत की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया कौन सा कारक, तीसरा कारक, अक्षांश, हिमालय पर्वत और तिब्बत पठार। फिर भारत की जलवायु या मानसून को अगला प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, उच्चावच। क्या है, उच्चावच। उच्चावच देखोगे तो कैसे, तो आप देखोगे हिमालय तो हो ही गया, इसके अलावा कहीं कहीं पर्वत श्रृंखलाएं भारत में स्थित है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, मेघालय का पठार, पूरा गंगा का मैदान, है ना, और बीच बीच में प्रायद्वीपीय पठार। तो कहीं पठार आ रहे हैं, कहीं मैदान आ रहा है, कहीं पर्वत श्रृंखलाएँ आ रही है। तो भारत में भिन्न भिन्न क्या है, उच्चावच है, और यही उच्चावच है इस कारण किसी क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश होती है, किसी क्षेत्र में वृष्टि छाया का प्रदेश बनता है, तो कहीं कहीं आपके सूखा या मरुस्थल बना हुआ है। तो उच्चावच कहीं ना कहीं भारत की जलवायु या मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला कारक कौन सा है जो मानसून को प्रभावित करता है, तो वो है आपकी तुंगता। तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, और एक दूसरा कारक है सागर से दूरी। ठीक है, तुंगता मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई देखोगे पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा होती है तो वो हवाओं को रोकेगा और ज़्यादा वर्षा कराएगा, इसलिए आपके भारत में ज़्यादातर वर्षा पर्वतों के सहारे होती है। ठीक है, दूसरा पठार उससे नीचे होते हैं तो वहाँ कम वर्षा, मैदानी क्षेत्र में फिर कम वर्षा होती है। तो ऊंचाई देखोगे तो ऊंचाई के अनुसार भी भारत में वर्षा की भिन्नात्मकता देखी गई है आपके।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर सागर से दूरी कैसे, जैसे जैसे सागर से दूरी बढ़ती है समकारी प्रभाव कम होता है और महाद्वीपीय प्रभाव बढ़ता है। समकारी प्रभाव सागरों के निकट पाया जाता है और महाद्वीपीय प्रभाव सागरों से दूर पाया जाता है। समकारी प्रभाव में क्या होता है, पूरे वर्ष भर एक समान मौसम बना रहता है, इसलिए देखोगे भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में रहती है और वहाँ देखोगे आप ना तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना लू चलती है, ठीक है, एक सामान्य मौसम बना रहता है। जबकि आपके उत्तर भारत का मैदान देखोगे आप तो यहाँ देखोगे सर्दी के समय कड़ाके की सर्दी गिरती है, ठीक है, शीत लहर चलती है और गर्मियों के दिनों में लू चलती है। तो जैसे जैसे सागर की दूरी बढ़ती है महाद्वीपीय प्रभाव बढ़ता है, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी गिरती है। तो इस कारण कहीं ना कहीं आपके भारत की जलवायु भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। क्यों, जो ज़्यादा गर्म होगा तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हवाएं तेज़ी से आएगी और कहीं ना कहीं वो फिर वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होगी आपके, ठीक है। तो ऊंचाई भी प्रभावित कर रही है आपकी और सागर से दूरी भी, ठीक है। और आप इसमें एक अपवाद आ जाता है, जैसे सागर की दूरी हिमालय तो और ज़्यादा दूर है तो यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सर्दी हमेशा रहती है, ठंड रहती है। क्यों, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। और ऊंचाई जाने पर पता है आपको 165 मीटर ऊंचा जाते हैं अपन, ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो हिमालय तो बहुत ऊंचा है, 165 मीटर तो ऊंचा है नहीं, तो वहाँ कितना टेम्परेचर कम आ जाएगा आपको वैसे पता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपके अगला कौन सा है प्रमुख कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है आपके, तो आप पढ़ोगे ITCZ। कौन है, ITCZ। ITCZ सिद्धांत जो है भारत की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। ITCZ क्या है, आगे हम सिद्धांतों में चर्चा करेंगे। जब भारत में ऋतुवत परिवर्तन होता है तो हम शुरुआत में दाब पेटियाँ और ताप पेटियाँ पढ़ते हैं, तो जो दाब पेटियाँ होती है वो फिक्स नहीं होती हैं। जब सूर्य उत्तरायण में आता है, उत्तर की ओर खिसकता है कर्क रेखा की ओर, तो ये दाब पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती है। जब सूर्य दक्षिणायन जाता है अर्थात मकर रेखा की ओर खिसकता है तो दाब पेटियाँ नीचे खिसक जाती है। इन दाब पेटियों के खिसकने के कारण भारत का क्षेत्र जो है ऊपर नीचे परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम आगे पढ़ेंगे ITCZ, ठीक है। तो ये ITCZ भी कहीं ना कहीं आपके क्या होता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, और आगे पढ़ेंगे हम ये किसने दिया था, आपके फ्लोन ने, ठीक है। फिर ताप और दाब, ठीक है। ताप और दाब कैसे, तो आप देखोगे भारत पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के आसपास होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा धूप गिरेगी, और ज़्यादा धूप गिरेगी तो तापमान ज़्यादा होगा, और जब तापमान ज़्यादा होगा यहाँ का तो उस समय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत संबंध है। जबकि आप इधर निचले वाले क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ तापमान कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, और दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये दाब ज़्यादा हो जाएगा तो हवाएं जो अधिक दाब से कम दाब की ओर आने लगेगी, तो देखो ये हवाएं चलने लगी है। तो ताप और दाब कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभावित करता है। इसकी उल्टी प्रक्रिया शीत ऋतु में होगी। शीत ऋतु में सूर्य नीचे की ओर चला जाएगा तो यहाँ सर्दियाँ आ जाएंगी, और सर्दियों के कारण यहाँ पर तापमान में कमी आ जाएगी, और तापमान में कमी आ जाएगी तो दाब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और दाब में वृद्धि हो जाएगी तो हवाएं वापस देखो नीचे की ओर जाने लगेगी, क्योंकि नीचे उल्टी प्रक्रिया बनेगी। तो ये ताप और दाब भी कहीं ना कहीं भारत की जलवायु या मानसून को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है। फिर एक मुख्य कारक कौन सा है अगला जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अल नीनो और ला नीनो। ये अल नीनो और ला नीनो भारत की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, और ये एक अप्रत्यक्ष घटना है, हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रशांत महासागर और कौन सा वाला भाग, उसका दक्षिणी पूर्वी वाला भाग, ठीक है। जो दक्षिणी अमेरिका है उसके निकट एक देश है दक्षिणी अमेरिका में, पेरू, उस तट के समीप उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये जलधारा के कारण उत्पन्न होगा, हम आगे पढ़ेंगे। और ध्यान रखना है ये अल नीनो उत्पन्न वहाँ होता है लेकिन भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये कैसे प्रभावित करेगा, तो ये विषम 3, 5, 7 या 10 वर्षों में उत्पन्न होगा, और जब ये उत्पन्न होगा तो भारत में वर्षा कम होगी, और जब ये नहीं होगा तो भारत में अच्छी वर्षा होगी।
तो ये अल नीनो उत्पन्न होगा तो वर्षा कम होगी, और जब इसकी विपरीत स्थिति आ जाएगी, अल नीनो खत्म हो जाएगा, उसको हम ला नीनो कहेंगे, तो वर्षा अच्छी होगी भारत में। ठीक है, इसलिए आपके जलवायुविद बोलते हैं जब भी अल नीनो आता है भारत में सूखा गिरता है। ठीक है, और सरकार आपके सचेत हो जाती है उस समय जब अल नीनो आने रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये अल नीनो ला नीनो भी भारत की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, फिर हम अगला कारक पढ़ेंगे इंसो। ये इंसो क्या है भैया? ये इंसो भी अल नीनो से ही संबंधित है। इंसो का मतलब ही होता है अल नीनो, और इस एसो का मतलब होता है साउथ ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन जिसको हम बोलते हैं, दक्षिण हिंद महासागर। ठीक है, तो ये अल नीनो के कारण जो आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है, कौन सा वाला? इस नीचे वाला क्षेत्र ये। ठीक है, इस क्षेत्र में एक विशेष स्थिति बनती है, उस विशेष स्थिति को कहा जाता है इंसो। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। ये इंसो जो सिद्धांत था ये गिलबर्ट वाकर ने दिया था। ठीक है, और ये भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब अगर ये क्षेत्र प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं हवाएं तो देखोगे आप इधर से ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है, और जब यहाँ क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तो ये क्षेत्र भी प्रभावित होगा, आपके स्वाभाविक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंसो भी आपकी जलवायु को प्रभावित करता है। और हमने पढ़ा था अभी तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के वहाँ उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक स्थानीय जेट स्ट्रीम का उदाहरण है। ये उत्पन्न होती है और ये वहाँ उत्पन्न होकर मेडागास्कर के वहाँ नीचे उतरती है और भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। क्योंकि ये अगर यहाँ मेडागास्कर आ गया आपके इस साइड में और यहाँ पर उतरेगी और उस समय हवाएं इधर चल रही होगी, तो उन हवाओं को क्या करेगी? ये मजबूत कर देगी और घूम के, ठीक है, ऊपर से उतरेगी और मजबूत कर देगी। तो ये एक जेट स्ट्रीम जो ऊपर चलती है और पवने जो धरातल पर या सतह पर चलती है, तो उन सतह पर चलने वाले पवनों को और मजबूत करेगी और भारत की जलवायु या मानसून को प्रभावित करेगी। तो आपने पढ़ लिया है भारत के मानसून को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, कौन सा कारक इनमें से नहीं प्रभावित करता है, ऐसा दे सकता है, या 1 2 3 4 करके ऑप्शन दे देगा और उनमें भी बोल देगा कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, 1 हो 2 सही है, 1 2 3 सही है, सभी सही हैं। ठीक है, तो ऐसे दिया जा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो याद रखना है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और भारत की जलवायु कैसी थी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी थी। मानसून किस शब्द का कैसा शब्द था? आपके अरबी भाषा का शब्द था। हिंदी अर्थ क्या था उसका? हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन। अच्छे से याद रखना है। और हवाएं मौसमी प्रत्यावर्तन हो रहा था उसको हम मानसूनी पवने कह रहे थे। और मानसूनी पवने किस प्रकार की पवने थी? सामयिक पवने थी। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर और ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम, और अगले पेज पे बात करेंगे हम ऋतुओं की। किसकी बात करेंगे हम? ऋतुओं की। ऋतुएं होती क्या है? ठीक है, तो वही जब ताप दाब वर्षण की क्रियाओं में चेंज आता है या परिवर्तन आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हो ये क्यों उत्पन्न होती है? तो जब पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और उस अक्ष पर झुकी हुई होने के कारण और चक्कर लगाने के कारण उसकी स्थिति जो होती है सूर्य से कभी निकट आती कभी दूर जाती है, और आपके क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती है। क्या बनती हैं आपकी? ऋतुएं। आपने एक कैसा डायग्राम पढ़ा होगा बचपन में, ये बीच में सूर्य, पृथ्वी यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है, ऐसे चक्कर लगाती है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, आप सभी को पता है। और अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इसके कारण आपके ऋतुएं बनती है। और ऋतुएं मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार की होती है, लेकिन अपन जलवायु के संदर्भ में पढ़ेंगे तो 3 और एक चौथी छोटी सी प्रकार पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से तो ग्रीष्म और शीत ऋतु होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ये वर्षा ऋतु वैसे में कोई ऋतु नहीं है। जब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो ग्रीष्मकालीन मानसून, शीत ऋतु में वर्षा होती है तो शीतकालीन मानसून आप पढ़ते हो, या वर्षण बोला जाता है उसको। तो भारत में स्पेशल ऋतु बनाई गई है ग्रीष्म, वर्षा और शीत। और ये एमपी के बारे में पढ़ोगे आप तो इनको सामान्य भाषा वाले शब्द पूछे गए हैं। इसको ऊनाला कहा जाता है आपके
एग्जाम में पूछा गया है। वर्षा को चौमासा कहा जाता है आपके, और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। ये सभी आप पढ़े थे आए होंगे, ठीक है। तो उनाला, चौमासा और सियाला क्या है, तो ये ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है। और इन ऋतुओं की खास विशेषता अपन मानसून के संदर्भ में पढ़ेंगे। स्वभाव तो आप सभी को पता है, ग्रीष्म में गर्मी होगी, वर्षा में वर्षा होगी, शीत में ठंड होगी, ठीक है। चलिए ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में मानसून की पूर्व दशाएं बनती है। मानसून आने से पहले क्या होता है, कुछ दशाएं बनती है भारत में, जिसको कहा जाता है प्री मानसून दशाएं। क्या कहा जाता है, प्री मानसून। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो बोर्ड से पहले तैयारी के लिए आपको प्री बोर्ड एग्जाम दिलवाया जाता है। तो मानसून आने से पहले भी क्या होता है, कुछ दशाओं से पता चल जाता है मानसून कैसा रहेगा। जैसे आपको बोर्ड में पता चल जाता है कि पेपर कैसा आएगा, प्री बोर्ड में पता चल जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन, ये प्री मानसून दशाएं हैं। और ये दशाएं क्या क्या करती है आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ कंडीशन उत्पन्न करेगी जो ध्यान रखना है। एक तो भारत का जो ITCZ क्षेत्र है, दाब पेटियों वाला, जब ऊपर की ओर सूर्य ग्रीष्म ऋतु में तो ऊपर की ओर रहेगा कर्क पे, और जब ये कर्क पे रहेगा तो ये पेटियां किधर की ओर खिसक जाएगी, दाब पेटियां ऊपर की ओर खिसक जाएगी। अर्थात ये ITCZ क्षेत्र किधर की ओर खिसक जाएगा, उत्तर की ओर। ये ITCZ का हम फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे आगे, एग्जाम में पूछा गया, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे ये किधर की ओर खिसक जाता है इस प्री मानसून के समय, उत्तर की ओर खिसक जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। दूसरा क्या है, जब ये उत्तर की ओर खिसकता है तो भारत तो एक मैदानी क्षेत्र था मुख्य रूप से ऊपर की ओर, तो वहाँ पर लू चलने लगती है और धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है, ठीक है। पूरे मैदानी क्षेत्र में लू चलती है, और वहाँ पर जब लू चलती है तो तेज और गर्म हवा होती है वो, और अपने साथ धूलों को लेकर भी चलती है, तो धूल भरी आंधियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये लू आप स्थानीय पवन का उदाहरण पढ़ते हो, आप ध्यान रखना है। तो भारत में चलने वाली एक स्थानीय पवन है, ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है, गर्मी को और बढ़ा देती है, और जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता है गर्मियों में लू लग जाती है, ठीक है। फिर लू कैसे उतारी जाती है ये मैं नहीं बताऊंगा, घर पे जाके पूछना कैसे उतारी जाती है, तो ध्यान रखना है लू। फिर इस ऊपर खिसकने के कारण, ITCZ के कारण, इन धूल भरी आंधियों के साथ साथ जो हवाएं जो समुद्र से आ रही थी, जलवाष्प भी होती है उनमें कहीं ना कहीं, तो उसके कारण यहाँ तूफान और तड़ित झंझाएं बनते हैं। क्या बनते हैं, तूफान और तड़ित झंझाएं बनते हैं। और ये तूफान और तड़ित झंझाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये प्री मानसून के समय कुछ तड़ित झंझाएं दशाएं बनती है भारत में, मई जून के आसपास, अप्रैल मई जून में। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। आपके पूछा गया एग्जाम में, सबसे पहले इसको पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, तो पूर्वी भारत में, ठीक है, इन तूफान या तड़ित झंझाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, नॉर्वेस्टर, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना आपको, इनको क्या कहा जाता है आपके, नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। फिर आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूर्वोत्तर भारत में तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है, लेकिन वहीं पर असम मैदानी क्षेत्र है पूर्वोत्तर का, वहाँ पर आपके मैदान के आसपास कुछ घाटियाँ बनी हुई है, उन घाटियों पर चाय की खेती होती है, और वो चाय की खेती इससे प्रभावित होती है, इसलिए इसको चाय वर्षा भी कहा जाता है। तो ये असम में इसको क्या कहा जाता है, चाय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। चाय का एक सर्वाधिक उत्पादक राज्य है असम, ध्यान रखना है। तो असम में इसको चाय वर्षा कह रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर कह रहे हैं। फिर पश्चिम बंगाल में इनको कहा जाता है काल बैसाखी। क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है, क्यों कि बहुत सारा नुकसान करती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये काल बैसाखी कहलाती है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और बैसाखी क्यों, तो आप हिंदी में जब 12 महीने पढ़ते हो तो गर्मियों के समय एक हिंदी का मंथ आता है जिसको बैसाख कहा जाता है, तो उसी के नाम से इसका स्थानीय नाम पड़ गया काल बैसाखी, ठीक है। फिर दक्षिण भारत में इनको क्या कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में इसको कहा जाता है आम्र वर्षा। क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। मुख्य रूप से रत्नागिरी, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, उस रत्नागिरी में रत्नागिरी आम जो है इस वर्षा से प्रभावित होते हैं और वो जल्दी से पकने लगते हैं, ध्यान रखना है। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। तो चाय प्रभावित हो रही थी तो चाय वर्षा, आम प्रभावित हो रहे तो आम्र वर्षा कहा जा रहा है इसको, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में मुख्य रूप से, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे,
कर्नाटक में इनको क्या कहा जाता है, इसी तड़ी जंजाओं को, चेरी ब्लासम या कॉफ़ी वर्षा। एग्जाम में पूछा गया है चेरी ब्लासम या कॉफ़ी वर्षा कहाँ कहा जाता है इसको, तो चेरी ब्लासम या कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक में कहा जाता है। क्यों कि यहाँ पर चेरी जब पकने लग जाती है और कॉफ़ी के बागानों को भी यहाँ कुछ न कुछ फ़ायदा होता है इस वर्षा के कारण, तो अच्छे से ध्यान रखना है। इसको कॉफ़ी वर्षा भी कह रहे हैं और चेरी ब्लासम भी कह रहे हैं। कहाँ पर, कर्नाटक में। आम्र वर्षा कह रहे हैं दक्षिण भारत, महाराष्ट्र रत्नागिरी में। काल बैसाखी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। चाय वर्षा कह रहे हैं असम में। नॉर्वेस्टर कह रहे हैं पूर्वी भारत में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। अगली ऋतु पढ़ेंगे हम वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु, वर्षा। चलो वर्षा ऋतु की बात करते हैं। और वर्षा ऋतु क्या है भैया, तो जब बारिश होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्षा ऋतु। और कब होती बारिश, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इसको हम ग्रीष्म ऋतु में आता है, इस कारण इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी तो इसकी दिशा होती है, ये इस दिशा से आता है, इस कारण इसको दक्षिणी पश्चिमी कहा जाता है। ठीक है, और ये ग्रीष्म ऋतु में आता है, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है केरल से। और केरल में कब आता है, आपके पूछा गया, डेट पूछी गई 1 जून को। अगर 1 जून को करेक्ट आता है मानसून तो सही समयावधि कहलाती है। अगर लेट होता है तो देरी से कहा जाता है। और अगर जल्दी आ जाता है केरल के तट पे तो जल्दी कहा जाता है। तो केरल के तट पर कब पहुंचता है, 1 जून को पहुंचता है। ध्यान रखना है, एक डेट पूछी गई है, वो तो मालाबार तट पर 1 जून को, केरल पूछ लिया जाए तो भी 1 जून। ठीक है, और अगर देरी से आए तो देरी से होगा, जल्दी आए तो जल्दी कहलाएगा, ये ध्यान रखना। और जुलाई आते आते ये पूरे भारत में क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है इसका, ध्यान रखना। मतलब पूरे भारत में जुलाई अगस्त में फैल जाता है। और आप देखोगे पूरे भारत में उस समय वर्षा होती रहती है, नदियाँ उफान पर होती है। ठीक है, लेकिन भारत में कुछ क्षेत्र है अपवाद के रूप में। एक तो मुख्य रूप से कोरोमंडल तट, ये इसके समांतर होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है। एक थार का मरुस्थल है, वहाँ पर भी अरावली समांतर, इस कारण वर्षा नहीं होती है। और भारत के कुछ आंतरिक क्षेत्र है जहाँ पर वृष्टि छाया के प्रदेश बनेंगे, पवना विमुख ढाल बनेंगे, वहाँ भी वर्षा नहीं होगी। तो हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको कोरोमंडल तट याद रखना है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती क्योंकि समांतर है उसके। ठीक है, तो हमारे ऊपर की ओर आ जाती है, तो ध्यान रखना है। बाकी पूरे भारत में लगभग वर्षा हो रही है इससे, तो ये ध्यान रखना है। या अब आगे पढ़ते हैं हम। मानसून का निवर्तन काल। निवर्तन काल मतलब मानसून जब जाने लगता है। ठीक है, और मानसून कब जाने लगता है, आपके एग्जाम में फिर वही पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप देखोगे मानसून का निवर्तन काल कैसे आता है, तो अक्टूबर नवंबर के समय। ठीक है, दिवाली के आसपास मानसून क्या होता है, जाने लगता है आपके। और जब ये जाने लगता है तो कुछ मौसम की कष्टकारी दशाएं बनती है भारत में। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कार्तिक माह की उष्मा। क्यों, उस समय कार्तिक मास चलता रहता है भारत में, हिंदी माह वाला। ठीक है, और कार्तिक माह की उष्मा कहा जाता है, या इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको अक्टूबर हीट। और इस समय मौसम क्या होता है, बहुत ही कष्टकारी होता है। क्यों कष्टकारी होता है, धूप भी बढ़ जाती है आपकी, अधिक होती है। और वायु में उस समय आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी तरफ नदी नाले तालाब वगैरह भरे हुए होते हैं। तो तेज़ धूप के कारण उनका वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा आर्द्रता बनी रहती है वातावरण में। और इस कारण मौसम कैसा हो जाता है, बहुत ही कष्टकारी, उमस लगती है आपको, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लोग बीमार होने लगते हैं। और चारों तरफ मच्छरों का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि मच्छर पानी में ही पनपते हैं और पानी भरा ही रहता है सब तरफ। और जब मच्छर पैदा होंगे आपके, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पड़ते हो आप, सभी इसी समय आती है मुख्य रूप से। ठीक है, क्यों आती है इस समय, मच्छरों के प्रकोप से फैलती है ये, मुख्य रूप से ध्यान रखना है। वाहक होता है मच्छर, और इसीलिए देखोगे आप तो दिवाली से पहले लोग भयंकर रूप से बीमार होते हैं, हॉस्पिटल फुल चलते हैं भारत में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये कष्टकारी मौसम कब होता है, अक्टूबर हीट के कारण होता है, या कार्तिक माह की उष्मा के कारण। और कब, जब मौसम आपके मानसून जा रहा होता है, लगभग जाने की दशा में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
तो ये स्थिति बनती है। और आगे आपके पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन फिर शीत ऋतु वाला, और शीत ऋतु को पढ़ेंगे हम सियाला, और इसमें 2 दशाएं बनती है भारत में, एक उत्तर भारत में कुछ दशाएं बनती है, एक दक्षिण भारत में कुछ दशाएं बनती है। और उत्तर भारत वाली दशाएं अलग नाम से जानी जाएगी, दक्षिण भारत वाली। दक्षिण भारत में तो अक्टूबर नवंबर में तो भारत से स्टार्ट हो गया था उत्तर भारत से जाना, और जब दिसंबर आते आते ये कोरोमंडल के तट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वर्षा करता है, इसलिए इसको कहा जाता है लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। और ये वर्षा वहाँ पर क्यों करता है, तो आप भारत का आकार पढ़ते हो इस रूप में है कहीं ना कहीं, और जब ये यहाँ से हवाएं गुजरती है तो इस खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और इस तट पर वर्षा करती है बहुत। इसलिए अभी हाल ही में चेन्नई, आपको पता होगा पूरे भारत में बाढ़ नहीं आ रही थी, लेकिन दिसंबर में कहाँ बाढ़ आई हुई थी, चेन्नई में बाढ़ आ रही हुई थी। ठीक है, क्यों आई हुई थी, इसी लौटते हुए मानसून के कारण। उस कोरोमंडल तट पर स्थित है चेन्नई, वहाँ वर्षा हो रही थी आपके। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अच्छे से याद रखना है। लेकिन जब शीत ऋतु होती है तो भारत में, उत्तर भारत में कुछ विशेष दशाएं बनती है। क्यों, मैंने बताया था उत्तर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तर की ओर खिसक गया था कर्क पे, तो शीत ऋतु में सूर्य किधर की ओर खिसक जाता है, मकर की ओर खिसक जाता है, नीचे। और जब नीचे की ओर खिसक जाएगा तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है दाब पेटियों वाला, वो उत्तर भारत के क्षेत्र में आ जाएगा, और उत्तर भारत में दशाएं बनेगी पश्चिमी विक्षोभ की, जो किससे उत्पन्न होती है, ये शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों से। किससे उत्पन्न होती है, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों से। और ये चक्रवात भूमध्य सागर के आसपास बनते हैं, और जब ये आगे तक चला आते हैं तो भारत के उत्तर भारत वाले क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, और उत्तर भारत वाले क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों को प्रभावित करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया। और पहाड़ी क्षेत्र में इसी पश्चिमी विक्षोभ को के कारण बर्फबारी होती है और ग्लेशियर बनते हैं आपके। इसलिए देखोगे पर्यटक लुप्त उठाने जाते हैं शीत ऋतु में, कहाँ का, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का, बर्फबारी का आनंद उठाने जाते हैं। तो ये किसके कारण होती है, इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण। लेकिन वो ऊंचाई पे है इसलिए बर्फबारी हो रही है, मैदानी क्षेत्र में बर्फबारी नहीं होती। क्या होती है, वर्षा होती है। और इसी वर्षा को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, आपके मावट कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर भारत वाला क्षेत्र क्या हो रहा था, पेटियों के खिसकने के कारण नीचे आ गया था, और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में तो बर्फबारी हो रही थी, ग्लेशियर बनते हैं, नदियाँ निकलती है, सभी होता है, और मैदानी क्षेत्र में वर्षा होती है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से मावट कहा जाता है। ठीक है, और आप बोलते हो इस बार मावटा हो गया, तो एक आधा पानी का जो हेल्प है किससे हो जाएगी, मावट से हो जाएगी। 2 पानी किसान किससे पिला लेगा, कुएं से पिला लेगा, इस प्रकार उसकी फसल हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, ये ऋतुएं हुई, आपको इसलिए याद रखाइए क्योंकि ये आपकी मानसून की दशाएं पढ़ोगे तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से काम में आएंगी, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपका चैप्टर हुआ एक कंप्लीट। अगला और पढ़ लेते हैं हम। इन सिद्धांतों को हम वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी डिटेल पढ़ा रहा हूँ मैं इनके बारे में। जलवायु संबंधी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो जलवायु संबंधी सिद्धांत है आपके मुख्य रूप से परंपरागत सिद्धांत है और अभिनव सिद्धांत है। परंपरागत मतलब प्राचीन रूप से चले आ रहे सिद्धांत वही है, और अभिनव मतलब जो बाद में दिए गए हैं या नए सिद्धांत है। ठीक है, और परंपरागत सिद्धांत में मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों को रखा गया है। कौन कौन सा, एक तापी सिद्धांत है और एक है ITCZ सिद्धांत। ठीक है, यह तापी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एग्जाम में पूछा गया है, एडमंड हेली के द्वारा दिया गया था। ITCZ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, फ्लोन महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तापी सिद्धांत एडमंड हेली ने दिया था, और आपके ITCZ सिद्धांत किसने दिया था, फ्लोन महोदय ने दिया था। और ये कौन से सिद्धांत है, दोनों परंपरागत सिद्धांत, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अभिनव सिद्धांत की भी बात कर लेते हैं। और अभिनव सिद्धांत में भी मुख्य रूप से 2 सिद्धांत आते हैं, एक जेट स्ट्रीम सिद्धांत आता है, एक इंसो सिद्धांत आता है। जेट स्ट्रीम में कौन सा, वही उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो किसने दिया था, आपके कोटेश्वरम ने दिया था। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत कोटेश्वरम ने दिया था। और आपके इंसो सिद्धांत पूछा गया है, जिसे किसने दिया था, आपके गिलबर्ट वाकर ने दिया था। और इसी कारण इंसो सिद्धांत के कारण इसको वाकर कोशिकाएं बनेगी, हम पढ़ेंगे आगे,
ठीक है, इसके बारे में। तो एक गिलबर्ट वाकर के द्वारा इंसो सिद्धांत दिया गया था, अल नीनो सदर्न ओशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और ITCZ का है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से याद रखना है, यह सिद्धांत को उतार लेना। इन सिद्धांत को हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तापी, एडमंड हेली, ITCZ फ्लोन, ठीक है, जेट स्ट्रीम कोटेश्वरम और इंसो गिलबर्ट वाकर, ठीक है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।